नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर सेकंड पार्ट लेकर मैं आया हूं मैं। इससे पहले हमने पिछले पार्ट में एपीओ एलडीसी का जो एग्जाम हुआ था 25 जून 2023, उसमें हमने कुछ क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हमने किए थे। आगे के 20 क्वेश्चंस के लिए मैं दूसरा पार्ट लेके आया हूं। उम्मीद है आपको पहले पार्ट में अच्छा लगा वो देख के। और अब आगे चलते हैं हम। ये अगला हमारा जो क्वेश्चन 21 रहेगा, इसका क्वेश्चन आईडी है 20। इसमें लिखा हुआ है, में व्हेन एन एम्प्लॉय joins a new post that does not involve higher responsibilities, his new pay shall be fixed in the new time scale at the stage which is equal to his pay in the old post। यानी जब कोई कर्मचारी किसी नए पद पर ज्वाइन करता है जिससे अधिक जिम्मेदारी शामिल नहीं होती है, तो उसका नया वेतन नए समय मान में उस स्तर पर तय किया जाएगा जो पुराने पद के वेतन के बराबर है। However, if there is no such stage, then his new pay will be fixed at the stage which is next above his old pay। हालांकि अगर ऐसा कोई चरण नहीं है तो उसका नया वेतन उस चरण पर तय किया जाएगा जो पुराने वेतन से ठीक ऊपर है। ये जो लाइन है ये हमारा 13 नंबर का चैप्टर है एफआर। ये हमारा 13 नंबर का चैप्टर है IREC पार्ट 2, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड। और इसमें पैरा 1313 FR 22(1)। तो मैं आपको बता दूं, हमारे जो कोई भी प्रमोशन होता है, मैंने फिक्सेशन के काफी वीडियो बनाए हुए हैं, तो हमारा जो फिक्सेशन होता है वो FR 22(1)A1 इसके अंदर होता है। ये हमारा FR 22(1) है। और ये जो हमारा प्रमोशन होता है मैक्सिमम जितना भी जो यूज होता है वो यहाँ होता है, और जो भी मैंने बता चुका हूँ, डिटेल में बात नहीं करूंगा। और एग्जाम में जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है ये FR 22(1)A1 और 1A2 है ये वाला। इसमें सेम वोके हुई बात लिखी हुई है, व्हेन द अपॉइंटमेंट टू न्यू पोस्ट डज नॉट इन्वॉल्व सच assumption ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ग्रेटर इम्पोर्टेंस, he shall dock as initial pay the stage at the time scale which is equal to his pay in respect of the old post held by him on the regular basis। यहाँ कर दिया, फिर यहाँ बीच में ब्रेक करके इन्हें बी पार्ट डाल दिया। if there is no such stage, the stage next above his pay in respect of the old post held him on regular basis। ये जो पार्ट है इन्होंने इसके दो पार्ट कर दिए हैं, तो ये दोनों पार्ट इसमें सही है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 3। ये 3 सही। अब मैं एक बात बोलना चाहूंगा, चूंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैंने आपको हमेशा बोला है कुछ नई बातें आपको जानने की मिलेगी। ये जो पॉलिसी बताई है बोर्ड ने एग्जाम में, मेरा ये मानना है कि ये पॉलिसी फंडामेंटल रूल में डाला हुआ है हमारे, लेकिन अब मेरे ख्याल से 6 पे कमीशन के बाद से ये पॉलिसी लागू नहीं होती है। क्यों नहीं लागू होती? 5th पे कमीशन तक हमारे रेलवे में काफी सारे स्केल्स हुआ करते थे, और उस स्केल्स में कई ऐसी प्रमोशंस होते थे जिनको हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर्स नहीं माना जाता। प्रमोशन होता था एम्प्लॉय का अप टू 5th पे कमीशन, यानी 2006 से पहले तक। और उसमें जब फिक्स किया तो रेलवे बोर्ड ने कि इसमें हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर नहीं मानी जाएगी, तब उसमें इस तरह का फिक्सेशन किया जाता था। उसमें इंक्रीमेंट बेनिफिट नहीं मिलता था, सिर्फ आपको नेक्स्ट लेवल दे देते थे। मान लीजिए कोई लेवल 5 से लेवल 6 में गया है या 4 से 5 में गया है तो नेक्स्ट लेवल दे देते थे। ठीक है। अब 6 पे कमीशन के बाद रेलवे बोर्ड ने बोल दिया है कि कोई भी कर्मचारी है उसका जब भी पे बैंड या ग्रेड पे चेंज होगा, और सेम चीज 7th पे कमीशन में भी बोला है कि जब भी लेवल चेंज होगा आपको इंक्रीमेंट बेनिफिट देना ही है। और इवन सेम ग्रेड पे या सेम लेवल में भी, जैसे रनिंग में प्रमोशंस होते हैं और हमारे सीनियर टेक्नीशियन से जेई में प्रमोशन होता है, इसमें भी कहा है कि हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर होती है तो इसमें भी इंक्रीमेंट बेनिफिट देना है। तो ये जो पॉलिसी थी ये अप टू 5th पे कमीशन थी, जिसमें प्रमोशन होने के बावजूद भी जो है ये कहा जाता था कि रेलवे बोर्ड का मानना था कि हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर नहीं हो रही, तो वहां फिक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन 6th पे कमीशन के बाद थोड़ी सी पॉलिसी चेंज हो गई है, और उन्होंने कहा है कि अब हर ग्रेड पे लेवल जैसे ही चेंज होगा 6th और 7th में, अब आपको फिक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। तो अभी जितने भी जैसे ही कर्मचारी का प्रमोशन जैसे हो रहा है तो उसका जो है चेंज ऑफ ग्रेड पे चेंज ऑफ लेवल हुआ तो उसको फिक्सेशन बेनिफिट मिलता है। हाँ, अभी भी ये रूल वहां लागू होगा, लेकिन इसमें इतना नेक्स्ट स्टेज वाला मामला नहीं होगा। अभी भी हमारे रेलवे में सेम लेवल में कुछ प्रमोशन होते हैं, जैसे रनिंग में होता है आपका, मेरे ख्याल से सीनियर
गुड्स से सीनियर पैसेंजर, शायद वही होता है। अभी मुझे एक तो याद नहीं है। शायद तो रनिंग में एक तो मुझे फिक्स याद है कि सीनियर पैसेंजर से सीनियर गुड्स से सीनियर पैसेंजर, शायद वहां पे इंक्रीमेंट बेनिफिट नहीं मिलता है। तो अभी सिर्फ ये है कि जहां सेम लेवल में कुछ प्रमोशंस होते हैं रेलवे में, सिक्स पे कमीशन में भी, उस में भी वहां इंक्रीमेंट बेनिफिट नहीं दिया जाता है। तो वहां उसको फिक्सेशन करना ही नहीं है। यहाँ इन्होंने वो नेक्स्ट स्टेज देने वाली बात आएगी नहीं, ये वहां आती है जहां आपको आपका लेवल या ग्रेड पे पहले स्केल आपके चेंज होते थे, यानी 2550, 2610 इस तरह के जो लेवल होते थे, 4500, 3050, फिर 4500, फिर 5000। वो जो स्केल चेंज होते थे फिर पे कमीशन में, वहां प्रमोशन में स्केल आपका बढ़ता था लेकिन आपको फिक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता था। अभी आपका जो मामला है सिक्स और सेवन में है, वहां अभी भी प्रमोशन हो रहे हैं जहां हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर नहीं माना जाता, लेकिन वहां आप सेम लेवल में हो रहे हैं, तो अब वो इश्यू जनरली नहीं आएगा। मैंने कहा चलो इस बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। क्वेश्चन आईडी 64, मैं टिक कर देता हूं, मैंने किया नहीं, ये किया वो ये टिक का। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉब क्लासिफिकेशन कैन बी डिस्क्राइब एज हैविंग ए स्ट्रेनियस नेचर ऑफ वर्क काजिंग मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेन विथ लिटिल और नो पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन। निम्नलिखित में से किस कार्य वर्गीकरण को काम की जोरदार प्रकृति के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जिसमें मानसिक शारीरिक तनाव होता है, जिसमें विश्वास की अवधि बहुत कम होती है। जैसे मैंने अभी HOR का वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि तीन तरह के चार क्लासिफिकेशन होते हैं, इसमें एक्सक्लूडेड को छोड़ दें, तीन होते हैं, कंटिन्यूस, इंटेंसिव और एक्सक्लूडेड। तो इंटेंसिव में माना जाता है कि काम की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा ही स्ट्रेन्यूस नेचर की होती है, तनाव वाली होती है, कंटिन्यू आइदर मेंटल एफर्ट या फिजिकल एफर्ट कंटिन्यू लगाना पड़ता है। जैसे हमारे कंट्रोलर वगैरह होता है जो कंटिन्यू उनको एकाग्रता रखनी पड़ती है, तो ये आते हैं इंटेंसिव पे। और जिसको बहुत कम काम, मतलब ये लगता है कि बिल्कुल फ्री बैठे रहते हैं, बस आपका प्लेस ऑफ जो ड्यूटी वहां आपकी प्रेजेंस जरूरी है, उसको बोलते हैं EI। और एक एवरेज जो काम होता है कि हाँ काम है भी है थोड़ा नहीं भी है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूस। तो जब इसमें जो क्वेश्चन पूछा है इसमें बहुत ज्यादा बताया कि जोरदार प्रकृति के रूप में वर्णित किया गया है, तो ये हमारा आ जाएगा, इसमें इंटेंसिव आ जाएगा 2। यहाँ पे भी 2 किया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। टेन्योर पोस्ट हील्ड हेल्ड बाय द इनकम्बेंट फॉर ए लिमिटेड पीरियड। एक कार्यकाल पर एक सीमित अवधि के लिए पदाधिकारी द्वारा अधिकृत किया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है कि टेन्योर पोस्ट क्या होती है, तो टेन्योर पोस्ट क्या होती है, फिर कौन कौन सी होती है। तो टेन्योर पोस्ट वो पोस्ट होती है जहां कोई भी कर्मचारी जो है वो एक सीमित समय से अधिक नहीं रह सकता, तो सबको टेन्योर पोस्ट कहा जाता है। जिसमें मैक्सिमम रेलवे बोर्ड की जो डायरेक्टर की जो पोस्ट होती है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है। इवन आपको जो रेलवे बोर्ड में जो कई बार अलाउंसेस भी मिलता है उसमें भी लिखा हुआ है कि टेन्योर पोस्ट में जब तक टेन्योर है, किसी वजह से एक्सटेंशन दिया तो वो अलाउंस नहीं मिलेगा, उनको टेन्योर अलाउंस नहीं मिलेगा। तो टेन्योर पोस्ट पे कई बार अलाउंस भी मिलता है। मेरे ख्याल से डिवीजन में DRM ADM की पोस्ट भी शायद टेन्योर पोस्ट होती है, क्योंकि DRM का भी फिक्स कार्यकाल होता है, 2 साल से ज्यादा नहीं होता है, तो ये पोस्ट भी शायद टेन्योर पोस्ट होती है। टेन्योर पोस्टों में एक लिमिटेड पीरियड के लिए होती है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, टेम्पररी पोस्ट कैरीज अ डिफाइंड रेट ऑफ पे एंड इज सैंक्शन फॉर ए लिमिटेड टाइम। एक अस्थायी पद में वेतन की एक निश्चित दर होती है और सीमित समय के लिए स्वीकृत होती है। तो टेम्पररी पोस्ट जो होती है वो कैरीज अ डिफाइंड रेट, वेतन की निश्चित दर होती है। मेरे ख्याल से तो मेरा ये मानना है कि टेम्पररी हो चाहे परमानेंट पोस्ट है, कोई पोस्ट होती है, इवन मैं भी जिस पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, आप जिस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, सबकी भी पोस्ट डिफाइन है, अनडिफाइंड होती नहीं है, फिक्स है कि भाई आप अगर लेवल 6 में है तो आपको क्या पे मिनिमम मिलेगा, लेवल 7 में है तो क्या मिनिमम मिलेगा। तो हर चीज की पे तो सबकी डिफाइन होती है, लोग शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे इसलिए। और टेम्पररी पोस्ट होती है वो बता दूं 1 साल के लिए होती है, और आपको अगर लगता है काम अभी और कंटिन्यू करना है तो हर 1 साल के लिए एक्सटेंशन होता है, जिसके लिए अकाउंट्स रेट होता है, फिर जो भी कंप्लेंट अथॉरिटी है उसके लिए अप्रूवल होता है। तो टेम्पररी पोस्ट का हर एक साल के लिए हम एक्सटेंशन करवाते हैं। तो ये टेम्पररी पोस्ट जो होती है वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए ही सैंक्शन होती है, कई बार ज्यादा के लिए कर सकते हैं, लेकिन मेरी जानकारी जितना भी पोस्टें हुई है टेम्पररी पोस्ट वो 1 साल के लिए होती है, तो हर साल हम एक्सटेंड करते हैं। तो इसमें आपका जो है ये दोनों सही हो जाएगा आपका। ये आपका हो जाएगा बोथ आर करेक्ट, 3 नंबर सही हो जाएगा इसमें। यहाँ पे भी 3 नंबर ही लिखा है इन्होंने भी, बोर्ड ने भी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आईडी 85। इन नॉर्मल केसेस वेयर व्हाट इज द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर रिक्रूटमेंट टू लेवल 1 पोस्ट इन रेलवे। जैसे आपको मालूम है कि मिनिमम का जो एक जमाने में 8वीं पास हुआ था, अब मिनिमम 10वीं कर दिया है। ये बीच में कुछ ITI को कंपलसरी किया था रेलवे बोर्ड ने मिनिमम के लिए, फिर बाद में उसको चेंज कर दिया। तो आज की तारीख में जो मिनिमम है लेवल 1 के लिए, काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा है AP में, तो 10th है इसमें।
तो यहाँ पे भी इन्होंने लेवल 3 आंसर बताया हुआ है। क्वेश्चन आईडी है 28। When a railway servant proceeds on duty for 10 hours beyond 7 kilometers from his headquarters, what is the rate at which he/she will claim traveling allowance? को जब कोई रेल सेवक अपने मुख्यालय से 7 किलोमीटर से आगे 10 घंटे के लिए ड्यूटी पर जाता है तो वह किस दर पर यात्रा भत्ते का दावा करेगा? तो यात्रा भत्ता जो हमने पढ़ा था उसमें लिखा हुआ है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी जो ट्रेवलिंग अलाउंस की है उसके लिए है कि कर्मचारी को अपने मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर जाना है, बियॉन्ड 8 किलोमीटर जाना है, और मिनिमम जो आपका जो टाइम है उसका अलग अलग 6 घंटे 12 घंटे अलग अलग है, तो इसमें 7 घंटे बताया हुआ है बियॉन्ड 7 किलोमीटर। तो ये बियॉन्ड 7 किलोमीटर में नहीं मिलेगा, मिनिमम 8 घंटे होने चाहिए। इसमें मिलेगा नहीं, 10 घंटे वाला इश्यू आएगा ही नहीं जब ये 7 घंटे वाला हो नहीं रहा है। तो यहाँ इनमें से कोई नहीं आंसर आ जाएगा, नन ऑफ दिस। ये भी ऑप्शन 4 सही है। अच्छा, कोशिश किया थोड़ा सा घुमाने की। क्वेश्चन आईडी 77। व्हेन एन ऑक्यूपाइड पोस्ट इज सरेंडर इट शैल बी ट्रीटेड एज लॉन्ग एज द इनकम्बेंट इज नॉट पोस्टेड एल्सवेयर। जब एक भरे हुए पद को अभ्यर्पण सरेंडर किया जाता है तो इसे तब तक माना जाएगा जब तक पदधारी को कहीं और तैनात नहीं किया जाता। यानी कि कोई पोस्ट है आपकी लाइव पोस्ट, हम इसको जो शुद्ध भाषा में बात करते हैं तो बोलते हैं लाइव पोस्ट जो है वो सरेंडर कर दी। लाइव पोस्ट मतलब कोई कर्मचारी इस पे काम कर रहा है। देखिए पोस्टें जो सरेंडर होती है वो 2 तरह की होती है, एक होती है लाइव पोस्ट होती है और एक होती है वेकेंट पोस्ट होती है। तो वेकेंट पोस्ट जो होती है वो इमीडिएटली जब सरेंडर करते हैं तो उसको मैन्युअली हम जो वैकेंसी बैंक में हम डाल देते हैं। लाइव पोस्ट को सरेंडर करते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर, पूरा लंबा एक सरप्लस सरेंडर ऑफ पोस्ट के बारे में और सरप्लस पोस्टें जो है उसका एक चैप्टर है, उसमें आपको मिल जाएगा। तो लाइव पोस्टें अगर सरेंडर होती है तो उसके लिए रूल है कि उसमें जो बंदा काम कर रहा है वो इंटरमीडिएट पोस्ट है या डीआर कोटा वाली पोस्ट है, तो उसके अलग नियम है, वो काफी डिटेल प्रोसीजर्स है। तो मैं जस्ट बता दूं कि कोई भी पोस्ट है, अगर लाइव पोस्ट है, अगर ऑक्यूपाइड पोस्ट है, तो उसको अगर सरेंडर किया जाता है तो पोस्ट जो होती है वो सरेंडर हो जाती है, उसको कुछ ट्रीट नहीं किया जाता। जो मेरा इंटरप्रिटेशन इसमें लिखा हुआ इट शैल बी ट्रीटेड एज, और इसमें आंसर शायद मेरे ख्याल से सुपरनी पोस्ट किया गया है 3 नंबर। तो ये मेरे हिसाब से तो सही नहीं है, ये इन्होंने जो बात की यहाँ पे। मेरा जो इंटरप्रिटेशन में बता दूं कि कोई भी पोस्ट जब सरेंडर हो जाती है लाइव पोस्ट, उस तो पोस्ट जब सरेंडर होती है उसको हम कुछ ट्रीट नहीं करते, वो सरेंडर हो गई। लेकिन वो जो बंदा वहां काम कर रहा है जिस पोस्ट पे जो सरेंडर हो गया, उस पोस्ट पे जो बंदा काम कर रहा है उस बंदे के लिए एक सुपरन्यूमरी पोस्ट, यहाँ जो लिखा हुआ है अधिसंख्य की पोस्ट, क्रिएट किया जाता है। तो क्वेश्चन मुझे थोड़ा डिफेक्टिव लगा कि पोस्ट जब सरेंडर हो जाती है उस पोस्ट को हम कुछ नहीं बोलते हैं, वो उस बंदे के लिए, जो बंदा उस पर काम कर रहा है उसके लिए जो है हम, जब तक वो कहीं और ऑब्जर्व नहीं होता या रिटायर नहीं हो जाता, वॉलंटियर नहीं रख देता, तब तक उसके लिए हम एक सुपरनी पोस्ट क्रिएट करते हैं। तो उस हिसाब से मेरा थोड़ा सा विचार इसमें अलग है। इन्होंने जो दिया है 3 नंबर दिया है, लेकिन जो बंदा समझदार होगा मेरे ख्याल से, एक मैं आपको बता दूं बात, कई बार लोग बोलते हैं सर इसमें ऐसा है आंसर, क्वेश्चन ऐसा है। उसमें क्लियर बता दूं कि आप जो है एपीओ का एग्जाम दे रहे हैं, ना कि जूनियर क्लास सीनियर क्लास का। तो जब एपीओ का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको सबसे पहले चीज समझना चाहिए कि पर्सनल डिपार्टमेंट काफी वास्ट सब्जेक्ट है। इवन क्वेश्चन मैं भी बनाऊंगा कि थोड़ा उसको समझने में लिखने में अंतर हो सकता है। तो जो आपके क्वेश्चन दिया हुआ है और जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है उसमें आपको समझना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया आपको ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में ये तो समझ में आ रहा है कि पोस्ट तो सरेंडर हो जाए तो उसको कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन ये समझ जाना चाहिए कि पोस्ट के बारे में नहीं है, लेकिन यहाँ सुपरनी पोस्ट क्रिएट की जाती है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको ये चीज समझनी चाहिए कि ये क्वेश्चन आ रहा है तो हमको आंसर क्या लिखना है। तो हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें से जो बेटर ऑप्शन है वो आपको चूज करना चाहिए। तो इसमें जो बेटर ऑप्शन है वो है सुपरनेरी पोस्ट। तो ये चीज भी आपको समझना है, आप बिल्कुल वो वर्ड टू वर्ड को ना पकड़ें। आप एपीओ का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको जो आपके पास अवेलेबल बेस्ट ऑप्शन है वो आपको करना है। पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से समझना है, उसके बाद आपको ऑप्शन जो अवेलेबल ऑप्शन है उसमें आपको जाना है। In the case of temporary transfer, the staff can claim TA for a maximum of 180 days.
कंपोजिट ट्रांसफर अकाउंट इज पेबल टू एन एम्प्लॉय इफ द पीरियड ऑफ टेम्परेरी ट्रांसफर एक्सीड जो है 180 डेज। इसमें बता दूं मैं आपको कि अस्थायी स्थानांतरण जो टेम्परेरी ट्रांसफर होता है उसमें कर्मचारी को सीटीजी नहीं मिलता है। कई लोगों को ऐसा क्वेश्चन भी कभी पूछते हैं। तो टेम्परेरी ट्रांसफर में जिस प्रकार एक कर्मचारी को डेपुटेशन किया जाता है, बाहर कहीं भेजा जाता है काम करने के लिए, सेम वैसा ही टेम्परेरी ट्रांसफर होता है। उसको सारे बेनिफिट जो होते हैं, उसका जो मेन हेडक्वार्टर होता है उसी के कनेक्शन में इसको एचआर है, सब चीजें दी जाती है। तो टेम्परेरी ट्रांसफर में इसको टीए मिलता है। और टीए का जो हमारा रूल है कि कोई भी कर्मचारी बाहर जाता है तो मैक्सिमम 180 डेज तक उसको 100% टीए दिया जाता है, और 80 डेज के बाद अगर कंटिन्यू रहता है तो हम जीरो कर देते हैं उसको। तो यहाँ इन्होंने क्वेश्चन पूछा तो सही क्वेश्चन है कि मैक्सिमम 180 डेज तक दिया जाता है, सही है। अब कई लोगों को मैंने देखा रेलवे में गलत फहमी है कि जैसे ही 180 डेज हो गया टेम्परेरी ट्रांसफर, उसके ऑर्डर नहीं हुए तो अब वो परमानेंट ट्रांसफर माना जाएगा। कई लोग तो ये बोलते हैं हाँ सर रेलवे बोर्ड का लेटर निकला हुआ है कि डीम्ड टू बी ट्रांसफर्ड। ऐसा कहीं लेटर मैंने आज तक पढ़ा नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कंफ्यूज करने के लिए। तो 180 दिन टेम्परेरी ट्रांसफर नॉर्मली कहा जाता है कि 180 दिन के अंदर उसको अगर नहीं होता तो उसको परमानेंट कर देना चाहिए, ऑर्डर निकलना जब। लेकिन जब तक रेलवे में बता दूं आपके, जब तक ऑर्डर नहीं निकले तब तक हम उसको कुछ मानते नहीं, ऐसा नहीं है, या जब तक कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है कि 180 डेज के बाद अगर नहीं ऑर्डर रिवाइज होते हैं तो उसको परमानेंट कर दिया जाएगा, ऐसा कहीं रूल नहीं है। तो टेम्परेरी ट्रांसफर जब तक वो ऑर्डर कर्मचारी को नहीं बुला जाएगा, हो सकता है उसको 8 महीने हो जाए, साल हो जाए, 2 साल भी हो सकता है। जनरली मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर प्रैक्टिस में कई 2 साल भी हो गए तो भी उसको टीए अप टू 180 डेज ही मिलेगा, उसके बाद टीए नहीं मिलेगा और ना ही सीटीजी मिलेगा। उसका हेडक्वार्टर वही पुराना हेडक्वार्टर रहेगा जहां उसका मेन हेडक्वार्टर था। तो इसमें जो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पूछा उन्होंने, तो ये नंबर 2 इसका हमारा गलत हो जाएगा, इसके अंदर नहीं मिलेगा इसको। तो आपका सिर्फ ये पहला वाला सही है, ओनली ए इज करेक्ट। यहाँ पे भी इन्होंने बताया, और ये इन्होंने ऑप्शन 2 दिया है, तो ये थोड़ा कंफ्यूज होगा मेरे ख्याल से, जो मैं बता रहा था भाई साहब कि ऑप्शन 2 इनको बी सही लगा है, लेकिन सही इसमें एक है। अब हम चलेंगे आगे, क्वेश्चन आईडी 44। Selection for selection, vacancies are calculated on the basis of existing vacancies in cadre plus those anticipated during the next dash month। चयन के लिए रिक्तियों की गणना संवर्ग में मौजूद रिक्तियों के साथ अगले महीनों के दौरान अपेक्षित रिक्तियों के आधार पर की जाती है। मैं बता दूं आपको, सिलेक्शन नॉन सिलेक्शन में आप 4 चीजें याद कर लीजिए। सिलेक्शन में 15 महीने की एंटीसिपेटेड वैकेंसी ली जाती है। नॉन सिलेक्शन में 2 होता है, नॉर्मल नॉन सिलेक्शन, और एक होता है आर्टिजन टेट टेस्ट। दोनों में पहले 6 महीने हुआ करता, अब 12 महीना हो गया है। तो सिलेक्शन में 15 महीना, नॉन सिलेक्शन में 1 साल हो गया है अभी। और आपका एक्स कैडर के लिए 2 साल हो गया। जो भी एक्स कैडर के जो सिलेक्शन होते हैं, जैसे बिजनेस इंस्पेक्टर या स्कूल टीचर वगैरह जो भी होते हैं, ट्रेनिंग स्कूल में इंस्ट्रक्टर वगैरह होते हैं, उस एक्स कैडर की पोस्ट होती है, तो वहां आपको 2 साल के लिए जाती है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 15, सही हो जाएगा यहाँ पर 2 सही हो जाएगा। What are the maximum and minimum marks allotted to for seniority of selection? Seniority में maximum minimum marks क्या है? क्वेश्चन आईडी 48 ये है, मैंने निकाल के रखा हुआ है। इसमें सीनियरिटी के मार्क्स बता रखे हैं। ये सीनियरिटी है यहाँ पर, और यहाँ लिखा हुआ है द सीनियर मोस्ट कैंडिडेट कार्ड फॉर वाइवा वर्क शुड बी अवॉर्डेड द मैक्सिमम मार्क्स 15 एंड जूनियर मोस्ट द मिनिमम 5 मार्क्स फॉर रिमेनिंग कैंडिडेट शुड बी प्रोपोर्शनेट फॉलोइंग द पैटर्न। ये जो नियम इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है, मेरे ख्याल से यहाँ से पूछा हुआ है, उठाया हुआ है। लेकिन मैं एक बार बता दूं इसके अंदर कि ये क्वेश्चन भी मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि ये जो पॉलिसी है, इसमें बता दूं आपको, देखिए लास्ट में नोट लिखा हुआ है द मिनिमम मार्क्स टू बी अवॉर्डेड टू द जूनियर मोस्ट कैंडिडेट में वेरी फ्रॉम रेलवे टू रेलवे एज पर द लोकल इंस्ट्रक्शन। इट इज नॉट द इंटेंशन टू डिस्टर्ब द सेम। यानी रेलवे बोर्ड की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जहां मिनिमम मार्क्स देने का कोई रूल है। ये रेलवे बोर्ड ने लिखा हुआ है कि हर जोनल रेलवे अपने लेवल पे डिसाइड करे। तो रेलवे बोर्ड की जो पॉलिसी में सिलेक्शन का देख रहा था, ये 1 मिनट, सिलेक्शन का अभी सीनियरिटी मार्क्स ये आ गया। सिलेक्शन का आप देखेंगे मास्टर सर्कुलर 31, जिसमें ये देखिए मास्टर सर्कुलर जो हमारा है ये है 31। ये मास्टर सर्कुलर 31 है, प्रमोशन ऑफ नॉन गेस्टेड स्टाफ सिलेक्शन पोस्ट है। इसमें हम जब आएंगे नीचे,
तो ये यहाँ पर देखिए सीनियरिटी के मार्क्स 20 नंबर, अभी एक्चुअली रेलवे बोर्ड ने सीनियरिटी के जो मार्क्स है वो 20 नंबर कर दिए हैं, और कुछ जगह शायद अभी तक 15 चला रखे हैं। यहाँ पर ये यहाँ पे 15 चला रखे हैं, और ये मास्टर सर्कुलर में कहीं भी मिनिमम मार्क्स देने की बात नहीं कही है, और मिनिमम मार्क्स जो है रेलवे बोर्ड ने जोनल रेल को दिया हुआ है। तो जो क्वेश्चन बना है मेरे ख्याल से वो जो सर्कुलर था मास्टर सर्कुलर, उसमें से पुराने मास्टर सर्कुलर में से उठाया हुआ क्वेश्चन है, तो उसके हिसाब से मैंने, लेकिन आपको एक बात बोली थी, जब क्वेश्चन आया तो आपको जो भी अवेलेबल जो ऑप्शन है उसके में सेलेक्ट करना है आपको। तो इसमें जो अवेलेबल ऑप्शन था वो 10 और 5, 15 और 5 3 है, ये वाला। ये आपका सही हो जाएगा 15 और 5। तो यहाँ पे आईडी भी 3 है। ये मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं कि आपके पास ऑप्शन जो है, जो अवेलेबल ऑप्शन है उसमें से आपको टिक करना है, करना चाहिए मतलब। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज क्वेश्चन आईडी 26, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसबीएफ। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, स्टाफ बेनिफिट फंड। इसमें मुझे लगता है ज्यादा बताने की आपको जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन आईडी 79, when newly recruited assistant loco pilots join their working post, their seniority shall be determined by। कोई भी रेल कर्मचारी आता है, मैं शायद पहले की वीडियो में भी बता चुका हूं कि कोई भी रेलवे कर्मचारी की सीनियरिटी को असाइन करने के 2 नियम है। रेलवे में जो कर्मचारी ज्वाइन करते हैं वो 2 तरह से होते हैं। कुछ लोगों के लिए प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कंपलसरी है, जैसे रनिंग स्टाफ है, स्टेशन मास्टर हैं, कमर्शियल में बुकिंग वाले हैं, कई पोस्टें होती है, उसको प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग बोला जाता है। और कुछ लोग डायरेक्ट ज्वाइनिंग करते हैं, जैसे क्लर्क में है, ग्रुप डी स्टाफ एग्जाम डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं। तो उसकी सीनियरिटी क्या रूल है मैं जरा बता दूं आपको। क्वेश्चन आईडी 79, ये सीनियरिटी का रूल है, जस्ट बता दूं। ये हमारा 3 नंबर का चैप्टर है आईआरएम में। इसमें लिखा हुआ है, कैंडिडेट हु आर सेंट फॉर इनिशियल ट्रेनिंग टू ट्रेनिंग स्कूल विच will rank seniority in relevant grade in order of merit obtained in the examination held at the end of the training period before being posted। यानी जो भी कर्मचारी जो है जिनके लिए प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग जरूरी होती है, वो ट्रेनिंग जहां भी जाते हैं, उदयपुर में या जहां भी जोनल ट्रेनिंग में जाते हैं, और ट्रेनिंग के एंड में जो एग्जाम होता है उसके ऊपर एक मेरिट ऑर्डर बनता है, पास का एक रिजल्ट निकलता है। रिजल्ट जो होता है अकॉर्डिंग टू मेरिट ऑर्डर होता है, उसमें मेरिट लिखा होता है, उस मेरिट के आधार पे सीनियरिटी फिक्स होती है। और जो इसमें बी बताया हुआ है, इन केस ऑफ कैंडिडेट हु डू नॉट हैव टू अंडरगो एनी ट्रेनिंग इन ट्रेनिंग स्कूल, द सीनियरिटी शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ऑर्डर असाइंड बाय द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और अदर रिक्रूटमेंट एजेंसी। कोई भी कर्मचारी जो रेलवे में आते हैं, जनरली जो आते हैं वो आरआरबी या आरआरसी से आते हैं। तो आरआरबी जब डायरेक्ट वो ज्वाइन करते हैं बिना किसी ट्रेनिंग के रेलवे में, जैसे क्लर्क होते हैं, जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क या ग्रुप डी में आते हैं, तो अगर ऐसे मामले में उनको कोई ट्रेनिंग नहीं है, तो जो भी आरआरबी आरआरसी का जो पैनल पोजीशन होती है उसके आधार पर सीनियरिटी बनती है। तो यहाँ क्वेश्चन ये जो था लोको पायलट के लिए भी, ये आपको पहले मालूम होना चाहिए कि लोको पायलट को ट्रेनिंग होती कि नहीं होती। अगर ये नहीं मालूम है तो फिर मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो लोको पायलट के लिए ट्रेनिंग होती है। तो यहाँ इन्होंने बताया मेरिट पोजीशन आफ्टर ट्रेनिंग, तो ये आपका 2 सही हो जाएगा। प्रशिक्षण के बाद मेरिट, वैसे भी लॉजिक भी लगाए, लोको पायलट को गाड़ी चलानी है, वो बिना ट्रेनिंग गाड़ी के चलाएगा। ठीक है, तो ये आपका 31 क्वेश्चन हो गया। ये अगला क्वेश्चन आईडी 40 है। When a railway employee is transferred to new station which is more than 2000 km away is entitled to a joining time 15 days and B of 12 days if travels by flight। सिंपल है, बड़ा इजी है। ये मैंने अपने चैप्टर लिया है ज्वाइनिंग टाइम का। 1000 किलोमीटर तक है तो 10 दिन मिलता है आपको, और ये 1000 से ऊपर 12 दिन है, 2000 से ऊपर 15 डेज एक्सेप्ट इन केस ऑफ ट्रेवल बाय एयर विच इज मैक्सिमम 12 डेज। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर मोर देन 2000 किलोमीटर है, अगर मोर देन, तो आपको कितना मिलेगा? 15 डेज मिलेगा, बिल्कुल सही है ये। और 12 दिन मिलेगा अगर फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं। तो दोनों आपके सही हो गए इसमें, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। ठीक है, यहाँ पे भी आंसर में भी दोनों सही बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पार्टिसिपेशन बाय ए रेलवे एम्प्लॉय इन एन इलीगल स्ट्राइक शैल कॉज ए ब्रेक इन सर्विस। रेल कर्मचारी द्वारा अवैध हड़ताल में भाग लेने से सेवा में रुकावट आएगी। दूसरा, दिस ब्रेक इन सर्विस इन द कैरियर ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज कैन बी कंडोन ओनली बाय प्रेसिडेंट। ये जो ब्रेक है वो केवल राष्ट्रपति द्वारा क्षमा किया जा सकता है। मैं बता दूं, ब्रेक इन सर्विस के बारे में कईयों को नहीं मालूम है। मैंने अपने पिछले वीडियो में ईओएल के ऊपर वीडियो बनाया था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव।
मैंने कहा था कि लोग एब्सेंट हो जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, ईओ ले लेना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, फायदा करना चाहिए। एक चीज मैं बताना भूल गया है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने अगर कोई बंदा एब्सेंट चला गया 5 दिन 10 दिन और एब्सेंट हो गया तो वो भी ब्रेक इन सर्विस हो जाती है। ब्रेक इन सर्विस का मतलब होता है कि आपकी जो 10 साल 15 साल 5 साल की सर्विस है पूरी आपकी जीरो हो जाती है, वो काउंट नहीं करनी है। तो जरूरी है कि वो सर्विस को रेगुलर कराएं और ब्रेक इन सर्विस के लिए उस पीरियड को डाइज नॉन ट्रीट कराना पड़ता है। डाइज नॉन ट्रीट का मतलब वो पीरियड के बीच में सेतु का काम करता है और फिर वो जुड़ जाती है पुरानी सर्विस। तो वो भी आपका जो है ब्रेक इन सर्विस होता है। जो आप एब्सेंट है तो एब्सेंट में जो ब्रेक इन सर्विस को हम लोकल लेवल पे हमारे जो ऑफिसर होते हैं उनसे हम कंडोन करा के उससे करवाते हैं। लेकिन कोई भी रेलवे कर्मचारी स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करता है और इलीगल स्ट्राइक अगर वो है तो इलीगल स्ट्राइक में लोकल लेवल पे किसी भी अथॉरिटी को इंक्लूडिंग जीएम या सीआरपी को भी पावर नहीं है कि उसको कंडोन कर पाए। तो इलीगल स्ट्राइक के लिए सिर्फ प्रेसिडेंट को ही पावर है कि वो ही क्षमादान आपको दे सकते हैं। तो काफी तरह के ब्रेक्स होते हैं रेलवे में। तो एक तो मैंने बताया एब्सेंट की वजह से एक ब्रेक होता है, वो आप लोकल लेवल पे आपका जो भी अथॉरिटी है वो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो आप कर सकती है। लेकिन इलीगल स्ट्राइक में सिर्फ प्रेसिडेंट ही आपको कंडोन कर सकते हैं। तो ये इसमें दोनों सही है। यहाँ पे भी 3 लिखा हुआ है। विच ऑफ दिस इज नॉट ए हॉलीडे? अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन देखा है मेरे को, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि हमारे जो नेशनल हॉलीडे होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। 3 होते हैं, जनवरी से स्टार्ट करें तो पहला 26 जनवरी को आता है गणतंत्र दिवस, फिर हमारा आता है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, एंड फिर महात्मा गांधी जयंती जो होती है 2 अक्टूबर। तो ये हमारे नेशनल हॉलीडे पहला ये आ गया 26 जनवरी, फिर 15 अगस्त, और ये 2 अक्टूबर। जो 14 अप्रैल होता है वो अम्बेडकर जयंती होता है। वो इंस्ट्रूमेंटल जो एक्ट है हमारे उसके हिसाब से छुट्टी घोषित की जाती है हर साल, लेकिन वो नेशनल हॉलीडे में नहीं शामिल होती है। नेशनल हॉलीडे सिर्फ हमारे 3 होते हैं हिंदुस्तान में। तो इसमें आपके क्वेश्चन में था कि क्या कौन सा नहीं है, तो आपका ये 14 अप्रैल वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इसमें activity related to sports, cultural, fine, institute and recreation club, scouting and holiday camps are some of the welfare function of personal department। बस यही हम एसबीएफ के अंदर ये सब काउंट करते हैं, स्पोर्ट्स, कल्चरल, फाइन, इंस्टीट्यूट और रिक्रिएशन क्लब्स वगैरह, ये हमारा सही है ऑलरेडी। एंड हॉलीडे होम, स्टाफ कैंटीन, ये सब भी वेलफेयर एक्टिविटीज पे आता है, यानी सारा सारा वेलफेयर एक्टिविटीज। लेकिन यहाँ लिखा है कि डो नॉट कम, ये हमारा गलत हो जाएगा। पहला वाला सही हुआ, पूरी सारी सारी जो एक्टिविटीज हैं वो वेलफेयर एक्टिविटीज में आती है। हालांकि कंपोस्टेड ग्राउंड को उन्होंने जो शामिल किया, ये थोड़ा सा एक नया शब्द इस्तेमाल किया है। कंपोस्टेड ग्राउंड वेलफेयर एक्टिविटीज में आएगा कि नहीं आएगा, इसमें ये संदेह के घेरे में आती है, क्योंकि वेलफेयर एक्टिविटीज में नौकरियां देना नहीं आता है। कंपोस्टेड में वो एक पार्ट ऑफ, अगर वेलफेयर एक्टिविटीज की बात करें तो फिर रेलवे में जितने प्रमोशन, फिक्सेशन, ट्रांसफर, सब चीजें ही फिर वेलफेयर एक्टिविटीज में माना जाएगा। तो ये एक बीइंग हम लोग वेलफेयर ऑफिसर है और पर्सनल डिपार्टमेंट के जितने ही काम होते हैं वो वेलफेयर वाले होते हैं, एक डीआर को छोड़ा जाता है। तो ये सीजीए को छोड़ के बाकी सब चीजें वेलफेयर एक्टिविटीज आती है। तो ओवरऑल मैंने आपको बताया था कि आपको जो क्वेश्चन आता है तो ओवरऑल आपको पकड़ना है। तो आपकी चूंकि 2 आ रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि इसको भी, जो पेपर सेटर ने इसको भी वेलफेयर एक्टिविटीज माना है। तो ये नहीं आते तो ये दोनों को के कंडीशन में हम इसको गलत कर देते हैं, तो हमारा ए सही हो जाएगा इसके अंदर। यहाँ पे भी इन्होंने एक सही किया हुआ है। अगला क्वेश्चन आईडी 69। Overtime allowance is paid at the rate of 1.5 times the ordinary rate of pay for extra duty performed between the limits of roster hour and statutory limits। मैंने आपको ओवरटाइम की डेफिनेशन बताई थी कि ओवरटाइम की जो डेफिनेशन है, इसकी परिभाषा है कि कोई भी कर्मचारी जो है उसकी जो रोस्टर आवर्स है उसके बियॉन्ड जो काम करता है। कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं सर आज मैंने 10 घंटे काम कर लिया, 15 घंटा काम कर लिया। ओटी एक दिन के ड्यूटी से ज्यादा काम करने से आपको ओटी के लिए आप राइट नहीं होता, नई डेफिनेशन में एक दिन का आता है। ओटी के लिए जरूरी है कि आपका जो रोस्टर ड्यूटी से आप ज्यादा काम करें। जो रोस्टर ड्यूटी होती है वो आपकी सी और आई में, इंटेंसिव में आपकी 14 दिन का पीरियड पकड़ते हैं और ईआई में 7 दिन का पड़ता है। तो 7 दिन या जो 14 दिन में जो भी आपका रोस्टर ड्यूटी है, जितनी भी, वो मैंने आपको टेबल बना रखी है, उससे जब ज्यादा काम करते हैं तो आप ओवर टाइम के हकदार होते हैं। लेकिन रूल यही है कि जब आप रोस्टर ड्यूटी से बियॉन्ड काम करते हैं तो अप टू स्टेट्यूटरी लिमिट जो होती है, जो आपकी सी में 108 घंटे है और ईआई में 75 घंटे है। तो रोस्टर ड्यूटी से लेके 75 या 108 की जो बीच का जो पीरियड होता है उसमें आपको 1.5 टाइम का रेट होता है। ऑर्डिनरी रेट जो होता है उसका 1.5 गुना टाइम मिलता है, और जो आप स्टेट्यूटरी से बाहर जाते हैं ऊपर तो वो डबल रेट होता है। यही क्वेश्चन मैंने पूछा है, उसको मैं लैंग्वेज में भी आपको बता दूं। 69 रेलवे बोर्ड की जो पॉलिसी है ये यहाँ लिखी है, ये मैंने आरबी 131/2005 निकाला हुआ है।
और इसमें आप जो लास्ट में हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड पेमेंट ऑफ ओवर टाइम, इसमें भी जो लैंग्वेज जो बताई है वो पढ़ के बताता हूँ। पेमेंट ओवर टाइम फॉर एक्सेस आवर्स ऑफ वर्क शेल बी मेड एज अंडर, ये लिखा हुआ जो रेलवे बोर्ड की जो लैंग्वेज है वो पढ़ के सुना रहा हूँ। फॉर द एक्सेस आवर्स ऑफ वर्क रेंडर बाय रेलवे सर्वेंट बिटवीन द limit of prescribed roster hours of work and roster hour prescribed in section 132 during the relevant averaging period, payment shall be made at 1.5 times of the ordinary rate of pay। ये आप बता रखा है कि इसका रोस्टर आवर्स एंड जो स्टेट्यूटरी लिमिट है आपकी वन, यहाँ पे स्टेट्यूटरी लिमिट नहीं बोला इन्होंने, घुमा के सेक्शन 132 में जो लिमिट दिया हुआ है हमारे सेक्शन 132 यहाँ भी दिखाया हुआ है सेक्शन 132, ये सेक्शन 132 जो यहाँ दिखाया हुआ है दोनों में, बियॉन्ड द लिमिट प्रिस्क्राइब 132, ये 132 का मतलब स्टेट्यूटरी लिमिट है। जब हम जाएंगे रेलवे एक्ट में जाएंगे तो एक्ट में बताया हुआ कि मैक्सिमम कितना काम कर सकता है, रोस्टर आवर की बात नहीं की, रोस्टर आवर्स रेलवे बोर्ड ने डिसाइड की। तो यहाँ रोस्टर आवर्स एंड जो सेक्शन 32 में जो प्रिस्क्राइब बताया हुआ मैक्सिमम आवर्स यानी स्टेट्यूटरी लिमिट, उनके बीच में काम करेगा तो 1.5 टाइम्स मिलेगा। एंड फॉर द एक्सेस आवर्स ऑफ वर्क रेंडर बियॉन्ड द लिमिट प्रिस्क्राइब इन सेक्शन 132, यानी वन सेक्शन 32 में जो प्रिस्क्राइब बताइए लिमिट जो कि स्टेट्यूटरी लिमिट है उससे अगर एक्सेस करता है तो वो पेमेंट शेल बी मेड एट 2 टाइम्स ऑफ ऑर्डिनरी रेट ऑफ पे। मैं ये बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से कोई इसको और पढ़ेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है। सर तो बोलते हैं रोस्टर आवर्स से स्टेट्यूटरी आवर के बीच में 1.5, यहाँ स्टेट्यूटरी आवर लिखा हुआ ही नहीं है। तो ये समझने का है कैसे समझा जाता है रूल्स को, तो मैंने आपको बता दिया इसको समझने का तरीका कि बिटवीन रोस्टर टू स्टेट्यूटरी आवर्स जो होता है वो 1.5 टाइम्स है, एंड बियॉन्ड स्टेट्यूटरी आवर्स या सेक्शन 132 में जो प्रिस्क्राइब आवर्स बताए हुए उससे ऊपर जब काम करेगा बंदा तो उसको डबल रेट लगेगा। तो ये हमारा इसमें दोनों सही हो जाएंगे, बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन आईडी हमारा 56 है। After retirement, a railway employee who settled down at place which is more than 20 km away from his last place of posting is entitled to 80%। कोई भी कर्मचारी है जो रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति के पश्चात अपने पिछले पोस्ट स्टेशन से 20 किलोमीटर से अधिक दूर पर जाकर बस जाता है तो वह सीटीजी जो है मूल वेतन का 80% पाने का हकदार रहता है। बिल्कुल सही है ये। हालांकि जैसे मैंने बताया 16/2022 आरबी नंबर 16/2022 ये हमारे पास आ गया है। ये इसमें थोड़ा सा रूल चेंज किया है, इसमें लिखा हुआ है द कंडीशन ऑफ 20 किलोमीटर फ्रॉम द लास्ट स्टेशन ड्यूटी इज डन अवे विद द सब्जेक्ट टू कंडीशन द चेंज ऑफ रेजिडेंस इज एक्चुअली इन्वॉल्व। तो ये हिंदी में भी है तो मैं चाहता हूँ हिंदी में आपको पढ़ के सुना देता हूँ। रेलवे कर्मचारी जिसने सेवानिवृत्ति के पश्चात ड्यूटी के अंतिम स्टेशन या ड्यूटी के अंतिम स्टेशन भिन्न स्टेशन पर बसने की इच्छा व्यक्त की है, इस संबंध में संयुक्त स्थानांतरण अनुदान के प्रयोजनार्थ ड्यूटी के अंतिम स्टेशन से 20 किलोमीटर की शर्त हटा दी जाए। इस शर्त के आधार है कि इसमें आवास वास्तविक रूप से परिवर्तन शामिल है। तो ये जो है अभी हटा दिया गया है इसमें, और अभी एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना, ये आपको अभी को सीटीजी के लिए आपके रिटायरमेंट कुछ सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये फॉर्म भर के देना है। एनेक्सर जो है हमारा इसके अंदर इंग्लिश में ये है और लास्ट में इसमें हिंदी में अगर आप चाहें तो ये भर के देना आपको कि मैं नाम एक कर्मचारी का घोषणा करता हूँ कि मैंने अपना निवास स्थान यहाँ से यहाँ कर दिया। बस ये घोषणा आपको देना है। आपको जो भी सीटीजी है फुल सीटीजी या बेसिक का 80% वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ जो 20% की जो है वो डन अवे कर दिया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी लागू होता है, सिर्फ ये रेलवे का नहीं है, सीटीजी ये सबका है। तो मैं आपको बता दूं आपको, तो ये जो यहाँ पर इन्होंने डाला है हाउएवर इफ द डिस्टेंस इज लेस देन 20 किलोमीटर देन ही विल बी एंटाइटल्ड टू 1/3 ऑफ सीटीजी, ये हमारा गलत हो जाएगा। अगर दूरी 20 किलोमीटर से कम है तो वो सीटीजी का एक तय हकदार होगा, ये गलत हो जाएगा। सिर्फ पहला वाला ही सही है, हालांकि 20 की अब जरूरत नहीं है। तो इसमें केवल ए सही होगा हमारा, यहाँ पे ए सही है केवल। और इसमें ना 3 बताया है जो कि मुझे तो गलत लगता है। ये अभी रूल चेंज हो गए हैं हमारे 2022 से। अब हमारा क्वेश्चन 51, व्हाट इज द करंट रेट ऑफ डेनेस अलाउंस बीइंग पेड टू एम्प्लॉइज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आज की तारीख से केंद्र सरकार के कर्मचारी को दिए जाने महंगाई भत्ते की दर के सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो बढ़ता चल रहा है अभी 42% चल रहा है, और आगे जो है जुलाई से जो हमारा नेक्स्ट भी शायद 4% और बढ़ने की उम्मीद है। तो उसके लिए आप सबको बधाई हो, 4% डीए
जो हमारा इंडेक्स बढ़ा हुआ है, महंगा सूचकांक जो बढ़ा है, उसके आधार पर लग रहा है कि 1 जुलाई 2023 से भी 4% और बढ़ेगा, तो हमारा टोटल डी हो जाएगा 46%। इसलिए सबको बधाई हो एडवांस में, राखी का तोहफा मेरी तरफ से। आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन आईडी 4 है ये। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ प्रेम? PREM। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। रेलवे एम्प्लॉइज, पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज इन मैनेजमेंट। ये बिल्कुल आपको रटा हुआ होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये आपको 4 सही होगा। पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज इन मैनेजमेंट 4 इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सही किया। ये आखिरी क्वेश्चन इस सेशन का मैं लेने जा रहा हूँ आपको। 40 क्वेश्चन हो जाएंगे अभी 20 में हुए। The upper age limit for claiming reimbursement of children education allowance in case of normal children। कोई भी normal children का children education allowance claim करने का क्या नियम है? ये मैं आपको बता दूं। children education allowance का जो हमारा नियम है, the upper age limit for दिव्यांग children has been set for 22 years and in case other children, यहाँ other children की बात की है तो age limit जो 20 साल है और till the टाइम ऑफ पासिंग 12th क्लास विच एवर इज आइदर। ये शायद क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है। और मिनिमम एज कुछ भी नहीं है इसमें। तो यहाँ पे भी ये बताया 20 ईयर्स और टिल द टाइम ऑफ पासिंग 12th विच एवर इज अर्निंग। ये आपका 2 सही हो जाएगा इसमें। ये हमारा जो है, तो मैं समझता हूँ आज का एक छोटा सा सेशन लिया ताकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो, मेरे को कई लोग बोल रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा लंबा वीडियो मत बनाइए, तो कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे छोटे वीडियो बना के, ताकि एक फ्रेश हम रहे, बहुत ज्यादा लोड दिमाग पे ना आए। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करें। धन्यवाद आज के लिए। तो